Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is class 7 Science Olympiad Sample Paper 2020. तो guys start करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. A body moves with uniform velocity. Which of the graph shown here is a graph of distance against time for this motion? तो guys हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हमें बताना है कौन सा ग्राफ शो करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा होता है एक स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन है हमारी ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में. जो हमारा डायग्राम बी है इसके अंदर टाइम हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और जो डिस्टेंस है वो हमारा कांस्टेंट है. इसका ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है. और जो हमारा डायग्राम ए है इसके अंदर टाइम हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और जो डिस्टेंस है वो भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ. यानी कि डायग्राम ए हमारा दिखाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7. रीमा प्रिपेयर्ड एन इंडिकेटर पेपर बाय डिपिंग ए पेपर स्ट्रिप इन ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स. शी पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अननोन सॉल्यूशन वाई विच कंटेन्स H plus ions less than OH ions on this paper. She observed that color of paper turned yellow but could be the solution X. तो रीमा ने प्रिपेयर किया एक इंडिकेटर पेपर और उसको उसने डिप किया एक सॉल्यूशन में जिसका नाम था X. तो हमने डिप किया एक पेपर स्ट्रिप को सॉल्यूशन X के अंदर और उस पेपर के ऊपर हमने कुछ ड्रॉप्स डाली अननोन सॉल्यूशन की जिसका नाम था Y. जो हमारा सॉल्यूशन Y है इसके अंदर H प्लस आयंस हमारे कम हैं OH आयन से. जिस सॉल्यूशन के अंदर OH आयन हमारे ज़्यादा होते हैं वो सॉल्यूशन होता है बेसिक. यानी कि जो सॉल्यूशन Y है ये है हमारा बेसिक. हमने बेसिक सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली पेपर स्ट्रिप के ऊपर. जो हमारा पेपर था वो टर्न हो गया येलो में. हमें बताना है सॉल्यूशन X क्या था यानी कि जिससे हमने पेपर स्ट्रिप बनाई. तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए रेड लिटमस सॉल्यूशन. जो रेड लिटमस सॉल्यूशन है ये बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर देता है लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया है येलो कलर. तो ये है हमारा इनकरेक्ट. इसके बाद है बी फिनोल्फथैलिन. जो हमारा फिनोल्फथैलिन है ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर का होता है. तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है. इसके बाद है सी मिथाइल ऑरेंज. जो मिथाइल ऑरेंज है ये बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर देता है. तो ये हमारा आंसर हो सकता है. इसके बाद है डी टर्मरिक सॉल्यूशन. टर्मरिक सॉल्यूशन हमारा देता है रेड कलर बेसिक सॉल्यूशन में. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी मिथाइल ऑरेंज. हमने मिथाइल ऑरेंज की हेल्प से इंडिकेटर पेपर बनाया और उसके ऊपर डाला हमने बेसिक सॉल्यूशन. तो पेपर का कलर हुआ येलो. तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ प्रोड्यूसेस सिल्क फाइबर्स. हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेजेस सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री में प्रोड्यूस करती है सिल्क फाइबर. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लार्वा. जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यानी कि ककून. इसके अंदर जो हमारा सिल्क फाइबर है वो हमारा प्रिपेयर हो जाता है लेकिन जो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है सिल्क फाइबर का वो करता है हमारा लार्वा. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9. द गिवन डायग्राम शोज ए सीरीज ऑफ इमेजेस ऑफ ए मूविंग बॉल कैप्चर्ड बाय ए कैमरा. हमारे पास कुछ इमेजेस हैं एक बॉल की जो कि कैप्चर की गई है कैमरा से. तो जो हमारी बॉल है वो हमारी मूव करती है इस डायरेक्शन में और ये जो हमारा डिस्टेंस है ये है हमारा 15 मीटर. इसके बाद हमें दिया गया है द बॉल वाज मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द इमेजेस वर टेकन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 10 पर सेकेंड. इसमें लिखा गया है 1 सेकेंड में 10 इमेजेस हमारी क्लिक होती हैं. तो 1 सेकेंड में 10 इमेजेस क्लिक होती हैं. जो हमारा ये डिस्टेंस है 15 मीटर का इसके अंदर 5 पिक्चर्स क्लिक हुई हैं. सबसे पहली है यहाँ पर, उसके बाद है ये, थर्ड है हमारी ये, फोर्थ है हमारी ये और फिफ्थ है ये. इस पॉइंट पर जो पिक्चर लेना है वो स्टार्ट हुआ था. तो टोटल पिक्चर्स हमने लिए हैं 5. 1 सेकेंड में 10 पिक्चर्स क्लिक होती हैं तो 5 पिक्चर्स हमारी क्लिक होंगी 0.5 सेकेंड में. तो ये जो हमारी 5 पिक्चर्स हैं ये हमारी क्लिक हुई हैं 0.5 सेकेंड्स में.
और जो डिस्टेंस है वो है हमारा 15 मीटर। तो जो हमारी स्पीड होगी वो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 15 मीटर अपॉन 0.5। इसको डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 30 मीटर पर सेकेंड। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द टेम्परेचर एट विच नो मोर एनर्जी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम मैटर इज कॉल्ड डैश। वो टेम्परेचर जिसमें हम मटेरियल में से और ज़्यादा एनर्जी ना निकाल सकें वो कौन सा टेम्परेचर है। इसका जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्यूट ज़ीरो। जैसे जैसे हम सब्सटेंस को कूल करते हैं तो उसकी एनर्जी लूज़ होती है, और जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है इसके नीचे कोई भी टेम्परेचर नहीं हो सकता। ये हमारा फाइनल टेम्परेचर होता है और ये सबसे ठंडा होता है। इसके बाद जो सब्सटेंस है वो हमारा एनर्जी लूज़ नहीं कर सकता। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। इन ए प्रेशर कैरोसिन स्टोव वी पम्प कैरोसिन एंड कन्वर्ट इट इनटू वेपर्स। द वेपर्स आर देन इग्नाइटेड। जो एक प्रेशर कैरोसिन स्टोव होता है उसके अंदर हम पंप करते हैं कैरोसिन को और वो कन्वर्ट होता है वेपर्स में। उसके बाद जो वेपर्स हैं वो हमारी इग्नाइट होती हैं। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर ए, फर्स्ट इज़ ए केमिकल चेंज, सेकंड इज़ ए फिजिकल चेंज। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है यानी कि कैरोसिन का कन्वर्ट होना वेपर्स में, ये एक फिजिकल चेंज है, लेकिन इसमें लिखा गया है केमिकल चेंज, तो ये है हमारा इनकरेक्ट। और जो सेकंड है जिसमें वेपर्स इग्नाइट होती हैं, ये है हमारा केमिकल चेंज, लेकिन इसमें लिखा गया है फिजिकल चेंज, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट इज़ ए फिजिकल चेंज, सेकंड इज़ ए केमिकल चेंज। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। फर्स्ट हमारा फिजिकल चेंज है और सेकंड हमारा केमिकल चेंज है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट इज़ ए फिजिकल चेंज, सेकंड इज़ ए केमिकल चेंज। ये है हमारा करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज आर प्रेजेंट इन हायर परसेंटेज इन एक्सेल्ड एयर देन इनहेल्ड एयर। इनमें से कौन से सब्सटेंसेज हमारे प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा अमाउंट में एक्सेल्ड एयर में देन इनहेल्ड एयर। तो सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्रेजेंट होती है ज़्यादा अमाउंट में एक्सेल्ड एयर में, क्योंकि जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एक्सेल्ड एयर में। इसके बाद है सेकेंड, ऑक्सीजन। जो हमारी ऑक्सीजन है ये हमारी यूज़ होती है रेस्पिरेशन में, तो इसका अमाउंट कम होगा एक्सेल्ड एयर में। इसके बाद है थर्ड, वाटर वेपर। जो वाटर वेपर है इसका अमाउंट ज़्यादा होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन में जो बाय प्रोडक्ट है वो होता है वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाटर हमारा एक बाय प्रोडक्ट है, तो ये हमारा एक्सेल्ड एयर में ज़्यादा होगा। और जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो हमारा सेम होता है। तो हमसे पूछा गया था किसका परसेंटेज हाइयर है, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। स्टडी द गिवन सेटअप ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यू विल ऑब्जर्व दैट। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट सेटअप है, हमें इसको स्टडी करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले एयर एंटर करती है ट्यूब ए में। इसके अंदर है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है CO2 को एब्जॉर्ब करना। तो जो टेस्ट ट्यूब ए है इसके अंदर CO2 एब्जॉर्ब होगी। इसके बाद एयर एंटर करेगी टेस्ट ट्यूब बी में। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर है लाइम वाटर। जो लाइम वाटर है वो हमारा मिल्की टर्न नहीं करेगा, क्योंकि एयर के अंदर CO2 नहीं है। सारी CO2 हमारी एब्जॉर्ब हो गई टेस्ट ट्यूब ए में, तो टेस्ट ट्यूब बी के अंदर लाइम वाटर हमारा मिल्की टर्न नहीं करेगा। इसके बाद ऑक्सीजन हमारी जाएगी इस फ्लास्क के अंदर। इसके अंदर है जर्मिनेटिंग सीड्स। तो जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं वो ऑक्सीजन को लेंगे और रिलीज़ करेंगे CO2। तो जर्मिनेटिंग सीड्स ने रिलीज़ की CO2। ये CO2 हमारी जाएगी लाइम वाटर में, और जो लाइम वाटर है वो हमारा मिल्की टर्न करेगा। तो अब हम रीड करते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर ए, लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी टर्न्स मिल्की। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट।
टेस्ट ट्यूब बी के अंदर कोई CO2 नहीं थी, इसीलिए लाइम वाटर मिल्क की चेंज नहीं करेगा। इसके बाद है बी, लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब सी टर्न्स मिल्की। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। जर्मिनेटिंग सीड्स ने रिलीज़ की CO2 और उसने टर्न कर दिया लाइम वाटर को मिल्की टेस्ट ट्यूब सी में। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। ए पेंटर लीन्स हिज बैक अगेंस्ट ए पेंटेड वॉल वाइल लुकिंग इनटू ए 1 मीटर लॉन्ग मिरर at the opposite end of rectangular room as shown in the given figure. How much of the painted wall can he see through the given mirror? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है एक पेंटर, वो हमारा खड़ा होता है एक वॉल के पास और वो देखता है दूसरी तरफ वॉल के, और दूसरी वॉल पर है हमारा मिरर। तो ये है हमारा पेंटर और यहाँ पर है हमारा मिरर। जो मिरर है वो हमारा 1 मीटर लंबा है। हमें बताना है जो पेंटर है वो कितना हिस्सा देख सकता है वॉल का, यानी कि पेंटर के पीछे जो वॉल है, ये जो पेंटेड वॉल है, इसका पेंटर कितना हिस्सा देख सकता है। तो गाइज़ हमारे पास एक रूम, ये है हमारा रूम। इसके अंदर यहाँ पर है एक मिरर जो कि है 1 मीटर का, और यहाँ पर है पेंटर। तो अगर हमारा पेंटर सेंटर में देखेगा तो उसको सिर्फ इतना हिस्सा दिखाई देगा। अगर पेंटर हमारा एज की तरफ देखेगा तो ये हमारा रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर। इसी तरह अगर हमारा पेंटर दूसरी एज पर देखेगा तो ये हमारा रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर। और ये जो हमारा डिस्टेंस है ये होगा हमारा 0.5 मीटर का। तो 1 मीटर है हमारा बीच में और यहाँ पर है 0.5 मीटर। तो जो टोटल वॉल है जो पेंटर को दिखेगी मिरर के अंदर वो है हमारी 2 मीटर। अगर पेंटर बीच में देखेगा तो उसको सिर्फ 1 मीटर की वॉल दिखाई देगी। अगर इस मिरर को हम डिवाइड कर दे 2 में तो ये हमारे डिवाइड होंगे 0.5 में और 0.5 में। अगर पेंटर एज पर देखेगा तो उसको जो हिस्सा दिखाई देगा वो होगा ये, और ये इक्वल होगा 0.5 के। तो गाइज़ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15। द गिवन डायग्राम शोज 2 प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। रेफर टू द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें बताना है फर्स्ट, विच एरो इंडिकेट्स ए प्रोसेस दैट वुड नॉट लीड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें वो एरो बतानी है जो कि इंडिकेट करती है प्रोसेस को जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो हमारे पास है 4 एरो W, X, Y और Z। इसके अंदर जो हमारी एरो Y है इसमें जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र है वो होता है एंथर से एंथर में, जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। रिप्रोडक्शन होने के लिए जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र है वो होना चाहिए एंथर से स्टिग्मा की तरफ, लेकिन इसमें जो ट्रांसफ़र है वो हुआ है एंथर से एंथर की तरफ। तो जो फर्स्ट है इसका आंसर है वाई। वाई है हमारा ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकेंड, विच एरो रिप्रेजेंट्स ए टाइप ऑफ पोलिनेशन दैट वुड रिजल्ट इन ग्रेटर एडेप्टेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीशीज़ टू पोटेंशियल एनवायरमेंटल चेंज। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है हमें ऐसा पोलिनेशन बताना है जिसकी वजह से ग्रेटर एडेप्टेबिलिटी होगी और जो हमारी स्पीशीज़ है वो एनवायरमेंटल चेंज में अडेप्ट कर लेगी अपने आप को। तो सबसे पहले देखते हैं पोलिनेशन एक्स। पोलिनेशन एक्स हमारा होता है एक एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में। अब हम देखते हैं पोलिनेशन जेड। पोलिनेशन जेड हमारा होता है एक एंथर से अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा में। इसके बाद है डब्ल्यू। जो डब्ल्यू है ये होता है एक एंथर से अपने प्लांट के फ्लावर में जो स्टिग्मा है उस पर। हमें बताने कौन सी स्पीशीज़ ज़्यादा अडेप्ट करेगी अपने आप को। तो वो स्पीशीज़ अपने आप को अडेप्ट करेगी जिसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन होगा। और जो हमारा वेरिएशन है ये सबसे ज़्यादा होगा एक्स के अंदर, क्योंकि जो एक्स है ये पोलिनेशन हुआ है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, यानी कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा वेरिएशन होगा और ये हमारा सबसे ज़्यादा अडेप्ट करेगा एनवायरनमेंट में। तो सेकंड का जो आंसर है वो है एक्स, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज़ ये था हमारा सैम्पल पेपर क्लास 7 2020 का। हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है।